हम इसे देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं, कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े हिलते हैं, खुली पुस्तक के पन्ने फड़फड़ाते हैं, पतंग का उड़ना, पवन, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। और यहाँ एक चित्र भी दिया गया है ना? हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक वातसूचक जिसके ऊपर एक मुर्गे की आकृति है और दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम लिखी हैं। वायु और पवन, हमारे चारों ओर जो गैसों का आवरण है वो वायु है, लेकिन जब वही हवा एक जगह से दूसरी जगह बहने लगती है, गति पकड़ लेती है, तब हम उसे पवन कहते हैं। और ये जो वातसूचक यंत्र है, ये इसी गतिशील वायु की दिशा बताने का काम करता है। ये सच में दिलचस्प है। अगला है, खाली लगती है, वहां असल में हवा होती है। जब बोतल बिल्कुल सीधी थी तो हवा बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए पानी अंदर नहीं गया। जैसे ही बोतल को तिरछा किया, हवा बुलबुलों के रूप में बाहर आ गई और पानी ने उसकी जगह ले ली। इससे साफ साबित होता है कि हवा जगह घेरती है, और क्योंकि हम उसके आर पार देख सकते हैं, इसलिए वो पारदर्शी है। बिल्कुल। अब नोट्स में वायुमंडल के बारे में है, मैं पढ़ती हूँ। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक इसका विस्तार है। फैक्ट बॉक्स, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है, मतलब हवा कम होती जाती है। हाँ, और इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। एक तरफ पृथ्वी है जिसके चारों ओर एक नीली चमकती हुई परत है जिसे वायुमंडल चिन्हित किया गया है। दूसरी तरफ एक पर्वतारोही ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर चढ़ रहा है और लिखा है, पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। इसे पृथ्वी के एक रक्षक कंबल की तरह समझिए। चित्र में जो नीली परत है वो वही वायुमंडल का कंबल है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है। जमीन के करीब हवा घनी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, ये हवा पतली या विरल होने लगती है। इसीलिए पहाड़ों की चोटी पर सांस लेने के लिए हवा कम पड़ जाती है और पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। अब सवाल आता है कि हवा बनी किस चीज से है। स्लाइड में लिखा है, वायु किस चीज से बनी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है, और इसमें गैसों का अनुपात बहुत जरूरी है। एकदम। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पाई चार्ट। इसमें हरा हिस्सा नाइट्रोजन को 78% दिखा रहा है, गुलाबी हिस्सा ऑक्सीजन को 21% दिखा रहा है, और एक बहुत छोटा सा स्लेटी हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैसों को लगभग 1% दिखा रहा है। इस चार्ट को याद रखने का तरीका बहुत आसान है। हम अक्सर बोलचाल में कह देते हैं कि हम हवा ले रहे हैं, जैसे वो कोई एक चीज हो, लेकिन हवा वास्तव में कई गैसों का मिश्रण है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा यानी 78% नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन जिससे हम जीवित रहते हैं वो सिर्फ 21% है, और जो बचा हुआ 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसी बाकी चीजें आती हैं। ये अनुपात बहुत ही संतुलित है। अब इन गैसों को विस्तार से बताया गया है। पहला है नंबर 1, जलवाष्प। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है। महत्व, प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य है। क्या इसके साथ कोई उदाहरण वाला चित्र है? हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक कांच के ग्लास में बर्फ के टुकड़े और पानी रखा है। ग्लास के बाहर जल की स्पष्ट बूंदें जमा हो गई हैं। तो सवाल यह है कि ग्लास के बाहर ये पानी आया कहां से? असल में हवा में हमेशा कुछ मात्रा में पानी भाप के रूप में मौजूद रहता है, जिसे हम जलवाष्प कहते हैं। जब ये हवा उस बहुत ठंडे ग्लास से टकराती है तो वो ठंडी हो जाती है। ठंडक पाकर हवा में मौजूद वो भाप पानी की बूंदों में बदल जाती है। विज्ञान की भाषा में इसे संघनन कहते हैं, और जल चक्र में बारिश कराने के लिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। गिलास पर जमा पानी की बूंदों के पीछे इतना बड़ा विज्ञान है कि सोचकर ही अच्छा लगता है। इसके बाद हमारी जीवनदायी गैस का जिक्र है। नंबर 2, ऑक्सीजन डैश जलने में सहायक क्रियाकलाप। जलने के लिए वायु का एक घटक आवश्यक है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। सीमित ऑक्सीजन होने के कारण ढकी हुई मोमबत्ती बुझ जाती है। और चित्र में यह प्रयोग बहुत साफ दिख रहा होगा। बिल्कुल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, पानी से भरे एक बर्तन में एक मोमबत्ती जल रही है, जिसे पहले कहा गया है।
फिर उसी मोमबत्ती को एक कांच के गिलास से ढक दिया गया है, जिसे बाद में कहा गया है, जहां मोमबत्ती बुझ गई और गिलास के अंदर पानी का स्तर थोड़ा ऊपर उठ गया है। ये एक बहुत ही शानदार प्रयोग है। मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब हम उस पर ग्लास ढक देते हैं तो अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो आग ने इस्तेमाल कर ली। ऑक्सीजन खत्म होते ही आग बुझ गई और जो जगह गिलास के अंदर खाली हुई उसे भरने के लिए नीचे से पानी ऊपर चढ़ गया। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। और गिलास के अंदर जो हवा बच गई वो क्या है? इसका जवाब अगले बिंदु में है। नंबर 3, नाइट्रोजन। तथ्य: वायु का ये बड़ा भाग नाइट्रोजन है। ये जलने में सहायक नहीं है और वायु का लगभग 4/5 भाग घेरता है। चित्र में भी यही बताया गया होगा। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है वही बुझी हुई मोमबत्ती वाला गिलास। चित्र इशारा कर रहा है कि मोमबत्ती बुझने के बाद भी गिलास में वायु का एक बड़ा भाग शेष रह जाता है। साथ ही 78% नाइट्रोजन वाला पाई चार्ट का हरा हिस्सा भी दोबारा दिखाया गया है। तो जब मोमबत्ती बुझी और पानी ऊपर आया तो पूरा गिलास पानी से नहीं भरा। गिलास के अंदर का लगभग 4/5 हिस्सा अभी भी एक गैस से भरा था और वो गैस है नाइट्रोजन। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि ये आग को जलने में कोई मदद नहीं करती। सोचिए, अगर हवा में सिर्फ ऑक्सीजन होती तो आग पर काबू पाना कितना मुश्किल हो जाता। नाइट्रोजन उस ऑक्सीजन को हल्का करके एक संतुलन बनाती है। सही बात है। अब चौथी गैस की बात करते हैं जो आजकल काफी चर्चा में रहती है। नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पादप और जंतुओं के श्वसन और चीजों के जलने से बनती है। बंद कमरे में कुछ जलने पर घुटन महसूस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एकत्र होने के कारण है। सूखी पत्तियों और फसल के अवशेषों को नहीं जलाना चाहिए, इससे वायु प्रदूषण होता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है आज के समय में, है ना? और इस खतरे को दिखाने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक बंद कमरे में आग जल रही है और एक व्यक्ति घुटन महसूस कर रहा है। उसके चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बने हैं। बगल में एक चेतावनी का त्रिकोण चिन्ह है जो पत्तियां जलाने से मना कर रहा है। इसे ऐसे समझिए कि जब हम सांस छोड़ते हैं या कुछ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अगर कमरा बंद हो और आग जल रही हो तो ऑक्सीजन कम होने लगती है और ये गैस तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे हमें घुटन होती है। इसीलिए सूखी पत्तियां या खेत में फसल के अवशेष जलाने से मना किया जाता है, क्योंकि इससे हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है। प्रदूषण से जुड़ी एक और अहम स्लाइड है अगली वाली। नंबर 5, धूल और धुआं। ईंधन के जलने से धुआं उत्पन्न होता है, जिसमें हानिकारक गैसें और धूल के कण होते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी मुखौटा क्यों पहनते हैं? भीड़ भरे चौराहों पर वाहनों के धुएं और धूल से बचने के लिए। चित्र में ये स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई गई होगी। बिल्कुल, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ एक कारखाने की चिमनी से काला धुआं निकल रहा है, दूसरी तरफ एक चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़ा है जिसने अपने चेहरे पर मुखौटा पहना हुआ है और आसपास बहुत सी गाड़ियां हैं। धुएं में सिर्फ गैसें ही नहीं होती, बल्कि बहुत ही छोटे छोटे ठोस कण भी होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिन भर इसी प्रदूषण के बीच रहते हैं, इसलिए वो मुखौटा पहनते हैं ताकि ये हानिकारक धूल और धुआं उनके फेफड़ों तक सीधे ना पहुंच सके। और क्या ये धूल हर जगह है, ये साबित करने के लिए एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप: वायु में धूल के कण। अंधेरे कमरे में सूर्य के प्रकाश की किरण में धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। निष्कर्ष: वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। ये तो हम सबने कभी ना कभी देखा ही है। हाँ, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक बिल्कुल अंधेरा कमरा है जहाँ एक छोटे से छेद से सूरज की रोशनी की एक किरण आ रही है। उस किरण के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सफेद कण उड़ते और चमकते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, जो हवा हमें बिल्कुल साफ दिखाई देती है उसमें भी हर वक्त धूल उड़ती रहती है। जब एक अंधेरे कमरे में रोशनी की पतली किरण आती है तो वो एक माइक्रोस्कोप की तरह काम करती है। उस रोशनी में हमें हवा में नाचते हुए धूल के वो सूक्ष्म कण बिल्कुल साफ दिखाई देने लगते हैं। अगर धूल हर जगह है तो सांस लेते वक्त क्या होता है? अगली हेडिंग है, हम सांस कैसे लेते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। नाक के छोटे बाल और श्लेष्मा धूल को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। क्या करें और क्या न करें? मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। मुंह से सांस लेने पर हानिकारक धूल शरीर में जा सकती है। ये हमारे शरीर की अद्भुत प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक व्यक्ति का चेहरा और उसकी नाक का अंदरूनी हिस्सा जूम करके दिखाया गया है।
नाक के बाल और श्लेष्मा के कणों को दिखाया गया है जो बाहर से आने वाली धूल को रोक रहे हैं। साथ ही मुंह से सांस लेने वाले चित्र पर एक क्रॉस लगा है और नाक से सांस लेने वाले चित्र पर सही का निशान है। हमारी नाक एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करती है। नाक के अंदर जो बाल होते हैं और जो चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे श्लेष्मा कहते हैं, वो बाहर की धूल को फेफड़ों तक जाने से पहले ही रोक लेते हैं। मुंह में ऐसा कोई फिल्टर नहीं होता, इसीलिए हमें हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए ताकि हानिकारक धूल सीधे शरीर के अंदर ना जाए। क्या बात है। अब हवा से जुड़े कुछ और दिलचस्प सवाल है नोट्स में। क्या पानी में वायु है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्रियाकलाप। पानी उबलने से पहले तली में छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। महत्व। जलीय जीव जैसे मछलियां आदि इसी घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये पानी के नीचे की जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ, और इसे दिखाने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। गैस स्टोव पर एक बर्तन में पानी गर्म हो रहा है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए बर्तन की तली में बन रहे छोटे छोटे पानी के बुलबुलों को बड़ा करके स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। जब हम पानी गर्म करते हैं तो पानी उबलने से पहले ही जो बुलबुले दिखते हैं वो पानी की भाप नहीं बल्कि पानी में घुली हुई हवा होती है जो गर्मी पाकर बाहर आ रही होती है। मछलियां और पानी के दूसरे जीव इसी घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों की मदद से खींचकर पानी के अंदर आसानी से जीवित रहते हैं। तो अगर पानी में हवा है तो क्या मिट्टी में भी हवा है? अगला है, क्या मिट्टी में वायु है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब मिट्टी पर पानी डाला जाता है तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। केंचुए। बारिश में मिट्टी के छिद्र पानी से भर जाते हैं, इसलिए सांस लेने के लिए केंचुए जमीन से बाहर आ जाते हैं। ये कारण बहुत ही तार्किक और सीधा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक ग्लास में सूखी मिट्टी है और उसमें पानी डाला जा रहा है जिससे बुलबुले निकल रहे हैं। दूसरे चित्र में बारिश हो रही है और एक केंचुआ गीली मिट्टी से बाहर रेंगता हुआ दिख रहा है। देखिए, सूखी मिट्टी के कणों के बीच जो छोटी छोटी खाली जगह होती है वहां हवा फंसी होती है। जब हम उस पर पानी डालते हैं तो पानी उस हवा की जगह ले लेता है और हवा बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। बारिश के मौसम में जमीन के अंदर के सारे छिद्र पानी से भर जाते हैं, इसलिए केंचुओं को सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलती और उन्हें मजबूरी में जमीन से बाहर आना पड़ता है। ये नोट्स कितनी आसानी से प्रकृति की गहरी बातें समझा रहे हैं। अब हम जीवन के सबसे बड़े चक्र पर आते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन द्वारा त्याग। निष्कर्ष, पौधे और जंतु एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसी से वायुमंडल में संतुलन बना रहता है। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। बिल्कुल, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक चक्र बना हुआ है। एक हरा भरा पेड़ है जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन छोड़ रहा है। एक हिरण उस ऑक्सीजन को ले रहा है और सांस लेने की प्रक्रिया के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, जिसे वापस पेड़ ग्रहण कर रहा है। अगर इंसान और जानवर सिर्फ ऑक्सीजन लेते रहें तो एक दिन हवा की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाते हैं और बदले में ताज़ा ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं। हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसी लेन देन से वायुमंडल में गैसों का ये शानदार संतुलन बना रहता है। सांस लेने के अलावा भी हवा के कई काम हैं जो इस स्लाइड में है। वायु के अन्य उपयोग, पवन चक्की, बिजली बनाना, आटा पीसना, यातायात, नाव, ग्लाइडर, पैराशूट। प्रकृति, पक्षियों और कीड़ों का उड़ना, बीजों और परागकणों का फैलाव। और इसके चित्र क्या कह रहे हैं? यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत बड़ी सी पवन चक्की, पानी में हवा के सहारे चलती एक पाल वाली नाव, हवा में उड़ता एक ग्लाइडर, नीचे आता एक पैराशूट, आसमान में पंख फैलाकर उड़ते हुए पक्षी और हवा के झोंके में दूर तक उड़ते हुए छोटे छोटे बीज। हवा सिर्फ हमारे फेफड़ों के लिए ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन और पूरी प्रकृति के लिए जरूरी है। पवन चक्की के घूमने से हम बिजली बनाते हैं, हवा के दबाव से ही नावें चलती हैं, ग्लाइडर उड़ते हैं, पक्षियों का उड़ान भरना और पेड़ों के बीजों का एक जगह से उड़कर दूर दूर तक फैलना, ये सब कुछ हवा की गति के कारण ही संभव हो पाता है। अब हम इन विस्तृत नोट्स के अंतिम पन्ने पर आ गए हैं। सारांश, हमने क्या सीखा? प्रश्नवाचक चिन्ह। वायु हर जगह है और स्थान घेरती है। वायु पारदर्शी और रंगीन होती है। वायुमंडल
पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत। वायु के घटक नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल और धुआं। जीवित रहने और जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। पौधे और जंतु वायु के संतुलन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। और आखिरी चित्र भी है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है। नीचे की तरफ एक पतंग, उड़ता हुआ पक्षी और बादलों के छोटे छोटे चित्र बने हैं। तो आज हमने गहराई से सीखा कि हवा जो दिखाई नहीं देती वो जगह घेरती है और हमारे ग्रह को सुरक्षित रखती है। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल सीधे या घुमाकर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं, जो सरल भाषा और परीक्षा उपयोगी हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप नंबर 9229909706 पर मैसेज करें। नोट्स की कीमत बहुत कम है, तो बिना देर किए अभी मैसेज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।